मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय सिंघू बॉर्डर पर है और यहाँ पे बिहार के जो खेतिहर ग्रामीण मजदूर यूनियन है, उनके बीच में काम करने वाले ग्रामीण मजदूर यूनियन है, वो आई हुई है और वो यहाँ पे अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। बात कही जा रही थी कि आखिर ये जो आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब के किसानों खेतिहर मजदूरों का आंदोलन है, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि देश के तमाम अन्य इलाकों से भी लोग आना शुरू कर दिए हैं। ये भी कहा जा रहा था कि यूपी और बिहार में खेती से जुड़े हुए लोग क्यों नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है हमारे साथ ग्रामीण मजदूर यूनियन के नेता अशोक जी हैं, इनसे हम जानने की कोशिश। एक मिनट ज़रा आप हट जाइए। आप जब यहाँ पे आए हैं तो आप थोड़ा सा अपनी बात रख लीजिए कि क्या वहाँ पे हालात हैं और किस तरह की संवेदना वहाँ पे है बिहार में, और यहाँ पे क्या संदेश लेकर के आप लोग आए हैं। मैं ग्रामीण मजदूर यूनियन बिहार से हूँ और वहाँ से आज एक जत्था यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में आई हुई है। सबसे पहले मैं बात कहना चाहूँगा यह है कि यह मोदी सरकार जो है वो यह भ्रम फैला रही है, दुष्प्रचार कर रही है कि बिहार के किसान और बिहार के मजदूर इस आंदोलन के समर्थन में नहीं है। यह सरासर झूठा है। वहाँ पर 26 दिसंबर से ही लगातार इस आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट होते रहा है, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, जिला हेडक्वार्टर पर हो रहा है कार्यक्रम, स्टेट हेडक्वार्टर में कार्यक्रम हो रहे हैं। ऐसी बातें नहीं है कि यह कार्यक्रम केवल दिल्ली तक सीमित है, यह पूरे देश में है आंदोलन और हम बिहार के लोग पर यह झूठा इल्जाम लगाया जाता है, जबकि बिहार के लोग अभी पटना में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया था 29 दिसंबर को पटना में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग जुटे हुए थे। और उसमें न सिर्फ किसान बल्कि उसमें मजदूर आगे बढ़ कर के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वो इसलिए कि यह जो तीनों कृषि कानून लाया गया है वो अंततः मेहनतकश गरीब किसानों को मजदूर बनाने का एजेंडा है। यह कृषि कानून छोटे गरीब किसानों का संपत्ति हरण को और त्वरित कर करके उनको मजदूर बना करके और एक बहुत बड़ी श्रम वाहिनी खड़ा करने का इनकी साजिश है कि ये उसी श्रम वाहिनी पर कॉरपोरेट घरानों को लुभा सके और अपने यहाँ पूंजी इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित कर सके। ये सरकार का एक और एजेंडा है कि हम सस्ते श्रम के मामला में चीन को प्रतिस्थापित कर अपनी झंडा को बुलंद कर पावे कि हम अपने यहाँ सस्ता श्रम देंगे और हमारे यहाँ मजदूरों को कोई श्रम कानून की सुविधा नहीं है। अय विदेशी पूंजीपति, अय विदेशी कारपोरेट घराने, अय देसी कारपोरेट घराने आओ और हमारे यहाँ के मजदूरों का शोषण करके और अपना तिजोरी को भरो। ठीक है, ये कहना चाह रही है ये सरकार। एक चीज़ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में खेतिहर मजदूर और जो खेती जो जमींदार हैं उनके बीच का क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या वो लोग इस आंदोलन से पूरी तरह से जुड़ पा रहे हैं। बिहार में ऑलरेडी पहले 2006 में ही ये जो APMC का जो था मार्केट वो ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ यह नहीं है, वहाँ के बड़े हों या छोटे किसान हों सबको खुले बाजार में बेचना पड़ता है अनाज को, जहाँ पर कहीं पर उनको सही मूल्य नहीं मिलता है। एक चीज़ हम बता दें कि सासाराम का जो इलाका है, रोहतास का इलाका है, वो धान का कटोरा कहा जाता है और वहाँ पे धान की बिक्री जो है सरकारी गोदामों में या सरकारी मंडियों में नहीं होती है। वहाँ से जो धान खरीद करके अड़हतिये हैं वो पंजाब में ला करके, हरियाणा में ला करके बेचते हैं और वहाँ पे जो मिलें थी वो भी चली गई हैं। वहाँ से आप हैं तो उसकी ज़रा हकीकत एक बार थोड़ा सा बताएं। वहाँ पर जिस स्थान से हम लोग आते हैं वो रोहतास ज़िला है और जिसको कहा जाता है, साथी ने बताया कि धान का कटोरा, वहाँ पर धान से चावल बनाने का
बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मिल है, कई एक जगह मतलब वहाँ सैकड़ों मिल है जो अब बंद हो गई, लगभग बंद होने के कगार पर है या बंद हो गया है। अब वो दूसरे कामों में शिफ्ट किए हैं या दूसरे जगह चले गए हैं। जिसमें मजदूरों को काम मिलता था वो अब बेकाम हो गए हैं, उनको अब काम नहीं है। और कुल मिलाकर के हम लोग यह जानते हैं कि खेती में पूंजीवाद को आना, खेती के विकास होने का मतलब क्या होता है, बिहार के लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं जान सकता है। हम जिस स्थान से आते हैं वो धान का कटोरा कहा जाता है, पर यह कृषि के विकास ने मजदूरों के हाथ से काम छीन लिया। वहाँ अब मजदूरों को काम नहीं मिलता है खेती में। साल भर में अगर खेती का कहा जाए तो साल भर में अधिकतम 40 दिन ही मात्र खेती वहाँ काम दे पाती है। शेष दिनों उनको या तो अपने घरों से नज़दीक में जो शहर है वहाँ काम करना पड़ता है, ठेला चलाना पड़ता है, रिक्शा चलाना पड़ता है, या दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। एक बात और है कि बिहार के लोग के ही बल पर पंजाब की खेती निर्भर करती है। वहाँ से बड़े तादाद में बिहार के लोग आते हैं यहाँ पर कृषि कार्य में सहयोग करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। जबकि वहाँ पर कृषि इतनी विकसित है कि एक एक गांव में 5-5 हार्वेस्टर है, आधुनिक तरीके से खेती होती है। तो ये मामला है कि कृषि में विकास हुई है, कुछ लोगों का धन संपत्ति बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी आबादी का संपत्ति हरण हुआ है, वो कंगाल हो गए हैं, मजदूर हो गए हैं। इसलिए यह ग्रामीण मजदूर यूनियन अपना संबंध इस आंदोलन से जोड़ता है कि इस आंदोलन में जो शरीक हुए हैं उनको अंततः इस कानून के प्रभाव में आकर के सर्वहारा मजदूर ही होना है, उनको मजदूरी पर ही जीना है। इसलिए वो हमारे मित्र हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ हाथ बढ़ा करके इस आंदोलन को अंतिम मंजिल पर ले जाना चाहते हैं जहां पर हमारी जीत होगी। और दूसरी बात, जीत कल क्या होगी, 26 दिसंबर को जब ही किसान लोग कूच किए दिल्ली के लिए, उसी समय से जीत दर जीत हासिल करते रहे हैं और लगातार हासिल करते हुए हैं। क्योंकि ये सरकार तो यह कह दी थी कि ये तो किसान है ही नहीं, अब उसको मानना पड़ रहा है कि हाँ किसान है। तब तो वो 11 राउंड की बात किए, अगर न मानते तो नहीं किए। इन्हीं के सरकार में शामिल जदयू के एक नेता हैं, वो कहते कि नहीं भाई, ये तीनों कृषि कानून में जो एपीएमसी खत्म हुआ उससे तो किसान कंगाल हो जाएंगे, उससे तो किसानों को फायदा नहीं मिलेगी। वो खुद कहते हैं। तो ग्रामीण मजदूर यूनियन यह कहना चाहती है कि आप पहले अपने बीच में फैसला कर लो। मोदी कहते हैं कि किसानों के फायदा के लिए है, और उन्हीं के सहयोगी पार्टी है जदयू, वो कहती है कि किसानों के घाटा में है। हम किन की बात मारें, हम तो किसान हैं, हम तो कहते हैं कि घाटा है, इसलिए तुम यह तीनों कानून वापस करो। वापस। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। आप भी ग्रामीण मजदूर यूनियन से अपना जरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम युगल किशोर हुआ, मैं बिहार से रोहतास जिला से आता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जो मज़दूर हैं वो इस आंदोलन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, या जो वहाँ के ज़मींदार हैं वो भी आंदोलन से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसीलिए क्या सन्नाटा है बिहार में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर सन्नाटा है। वहाँ पर जितने मजदूर लोग हैं, जितने मझोले किसान हैं, जितने छोटा किसान है, वो लोग इस आंदोलन के साथ हैं। वे बड़ा किसान जो हैं, जिनकी खेती ही नहीं है, अपना सारा खेती पट्टीदार को देते हैं, पट्टा पर देते हैं, 15,000 20,000 बीघा के हिसाब से दे देते हैं। माने जो बड़ा किसान है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ ऑलरेडी हो रही है, ऑलरेडी पहले से हो चुकी है, वो अपना दे देते हैं। बाकी जो छोटा किसान है, जो मझोले किसान है, या जो मजदूर लोग हैं, इस आंदोलन के साथ है। और यह आंदोलन बिहार के हर जिला में हो रहा है, लेकिन इनकी मीडिया कहीं इस आंदोलन का चर्चा तक नहीं करती है। और यही कारण है कि आज बिहार में ये नेता लोग बोलते हैं कि बिहार में ये आंदोलन नहीं है, लेकिन बिहार में ये आंदोलन, ये इसी तरह के आंदोलन है जहाँ यहाँ पर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, और हर जिला में यह चीज़ है। तो शुक्रिया आपका। यहाँ पे कुछ और पंजाब से कुछ लोग हैं, आप लोग भी ज़रा आ जाइए। ये जो
कृषि कानून हैं इनके खिलाफ जितना आक्रोश पंजाब या हरियाणा में है, बिहार में नहीं दिख रहा है। हालांकि वहाँ पे आक्रोश है, जैसा ये लोग अभी ये सासाराम के लोग हैं अभी आए हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। वहाँ पे 26 दिसंबर को भी एक बहुत बड़ा पटना में प्रदर्शन हुआ था, राजभवन घेराव हुआ था। तो क्या लगता है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो अंतर्विरोध है, ये कहाँ जाता है? क्योंकि पंजाब में भी तो एक मामला है कि मजदूर जो हैं, मजदूरों और किसानों के बीच का एक मसला बनता कोई है। एड़े किसानी बिल है ना, ये जिमींदारों वास्ते मौत दी हड्डी मौत वा बिल्कुल ये जिमींदार खत्म कर लेंगे। तो मैं तो मोदी ने धन्यवाद करना पाऊंगा, उन्हें पंजाब ते हरियाणा ते सिख कौम इकट्ठी कर दी। इन्ने लख शुगर इकट्ठे नहीं सी। पंजाब ते हरियाणा राजनीतिक पार्टी ने पाड़िया सी, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, यूपी ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। बहुत ही माड़े बिल। तो एक चीज़ है कि ये बात कही जा रही थी कि जो APMC वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया बिहार में, और साथ में बिजली का भी काफ़ी हद तक प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। यूपी में गांव-गांव में रिलायंस के अलग से ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, अलग लाइनें दी जा रही हैं। तो किसानों को एक ये भी दिक्कत है कि शायद अगर बिजली अगर प्राइवेट हो गई तो उनको सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, और खेती के लिए जो ट्यूबवेल हैं या जो संसाधन है वो बिजली पर ही बहुत कुछ हद तक निर्भर करते हैं। ये भी इन मांगों में बिहार में ये भी तो समस्या है। अगर बिजली महंगी हो जाती है, मान लीजिए कृषि कानून को लेकर के उतना आक्रोश नहीं है, तो जो बिजली संशोधन बिल है 2020 वो लागू करने, उसको भी लेकर के कुछ आक्रोश तो बिल्कुल बिल्कुल आक्रोश है। बिजली के लिए भी आक्रोश है, और ये बिजली के लिए आक्रोश है, और भी जो भी डिमांड है जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो डिमांड है उस पर आक्रोश है। और इस आंदोलन के हम लोग साथ हैं, बिहार के लोग इसके साथ हैं। और वहाँ पर भी ये जो मंडियाँ ख़त्म करने, 2006 में तो मंडी ख़त्म हो गई, वहाँ पे FCI के प्राइवेट गोदाम बना रहे हैं अडानी और इनकी कंपनियाँ। बिहार में अभी NDTV की रिपोर्ट हमने देखी थी, तो उसमें बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं। तो अंततः अगर मान लीजिए PDS वगैरह ख़त्म हो गया, जो जमाखोरी का उन्होंने कानून ले आए हैं, उसको इजाज़त दी है, तो उसमें है कुछ उसके प्रति क्या आक्रोश है? माने पहले नंबर के बिहार के मजदूर लोग यह जान रहे हैं कि हमको PDS ले हमको कुछ अनाज मिलता है, जो उनके जीवन के लिए बहुत बड़ा धरोहर है, और वो जिससे वो जीते भी हैं। 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो के हिसाब से मिलता है, उससे वो जीते भी हैं। और यदि यह ख़त्म होता है तो उनकी बीच में बहुत बड़ा भयावह स्थिति उत्पन्न होगी, और अपने बाल बच्चे, अपने परिवार के लिए बहुत ही स्थिति खराब होगी। आपको दादा कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोजीराम है जी, कट्ठल जिला का। अच्छा, हाँ बताइए। गांव करोड़ा जी। हाँ, क्या कह रहे हैं? जो ये लागू करे नहीं, हम लागू पर राजी नहीं हैं। जो लागू करे नहीं, हम तोड़ना चाहवा कानून है भाई। आप जो कर पहला धनी हुई नहीं रहना चाहिए। ये जी हाँ। नहीं गए भाई, मत न रवा धरती माता, एक बार मरना है। जिस सरकार अन्यायी हो वहाँ जी के करना है। मरना अर्जुन का कोई मतलब नहीं है। हमारे कानून आए नहीं रहे हैं। जिस सरकार जो अन्यायी सरकार है उसमें जीकर करना भी क्या है, ये हरियाणवी में कह रहे हैं, तो शायद आप लोगों को तो एक स्थिति जो दिखाई दे रही है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन होते हुए भी मजदूरों और खेतिहर समाज में एक कॉन्ट्राडिक्शन होते हुए भी अब सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि तीनों कानून सिर्फ किसानों के लिए ख़तरनाक नहीं है, बल्कि जो खेतिहर मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए भी उतना ही ख़तरनाक है। क्योंकि तीनों कानूनों में जो जमाखोरी को इन्होंने इजाज़त दी है कि जमाखोरी चाहे जितना मन करे की जा सकती है, कारपोरेट कर सकते हैं, और उससे जो है मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उससे अनाज के दाम बढ़ सकते हैं, और जो खाना, जो कहा जाता है कि भारत सबसे सस्ता देश है खाने पीने के मामले में अभी भी पूरे दुनिया के पैमाने पर, तो ये और एक बहुत बड़ी आबादी अभी भी माने भुखमरी वेज जो मिलता है, जो भुखमरी मजदूरी है, उस पर जीवन यापन करती है। 6,000-7,000 रुपये। अभी सिंघू बॉर्डर पे ही यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल इलाका है कुंडली का, और यहाँ पे बहुत सारे बिहार के और पूरब के जो मजदूर हैं आकर के यहाँ पे काम करते हैं। और इसीलिए इस आबादी में जो मजदूरों की आबादी है और जो ये किसान आंदोलन है, इन दोनों के बीच में एक तालमेल भी दिख रहा है। और अभी कुछ दिन पहले ही इसी तालमेल के चलते
एक मजदूर नेता नवदीप कौर को गिरफ्तार किया है हरियाणा के पुलिस ने। उसको 14 दिन के जुडिशियल कस्टडी में करनाल जेल भेज दिया गया है। उसको भी लेकर के विरोध हो रहा है और कई किसान संगठनों ने इस पर आवाज़ उठाई है। लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है अशोक जी, एक चीज़ और हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आखिर समस्या क्या है? बिहार के मजदूरों की क्या समस्या है? क्योंकि ग्रामीण मजदूरों के बीच में आप लोग काम करते हैं, असल समस्या क्या है जहाँ पे वो रिजोनेट हो जाएंगे, वो सड़क पे उतर आएंगे? बिहार में मजदूरों का सबसे बड़ी जो समस्या है, वो पूरे देश में जो समस्या मजदूरों का है वो समस्या रोजगार का है। क्योंकि कहा जाता है कि कृषि पर देश की बड़ी आबादी निर्भर है। सही बात हो सकता है, लेकिन मजदूर के रूप में अगर हम देखें तो हमने बताया कि वहाँ पर एक साल में मात्र 40 दिन रोजगार मिल पाता है, इसीलिए पलायन ज़्यादा है। इसलिए वहाँ के मजदूर, आप किसी गांव में चल जाइए, लगभग हर एक घर में या नहीं तो हर एक 5वां घर के नौजवान बच्चा पलायन करके बाहर जाता है। आपको और वो बिहार में रोजगार नहीं है, किसी क्षेत्र में बिहार में रोजगार नहीं है और इसलिए वो बाहर जाता है। जब लॉकडाउन हुआ था तब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से मजदूर पलायन करके गांव आए, तो एक आसरा बनी थी कि गांव में लोग टिकेंगे, रोजगार गांव में करेंगे। सरकारें भी कह रही थी कि मनरेगा में काम मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, लेकिन यह सब केवल भाषण के लिए था, लुभाने के लिए था। लोग आए, उनको मनरेगा में काम नहीं मिला और खेती में काम नहीं मिलने के एवज में उनको उसी बीच आए 15-20 दिन के अंदर में ही उनको फिर पलायन करके काम के लिए बाहर जाना पड़ा। हम लोग गए थे सासाराम में और बिहार के चुनाव में हम लोगों ने काफ़ी लंबा कवर किया था और उनको ट्रेस करने की कोशिश की थी। जो मजदूर, प्रवासी मजदूर अपने शहरों से, अपने काम से लॉकडाउन में घर गए थे और घर पे उनकी क्या स्थिति थी, तो लोगों ने बताया था कि उनको लॉकडाउन के दौरान राशन तक नहीं दिया गया। हमारे साथ एक और सज्जन हैं, कपिल जी, आप ये बताइए कि जो आपके इलाके में है, जो खासकर आदिवासियों का भी थोड़ा बहुत इलाका आपके सासाराम के पास में लगता है, वहाँ पे किसानों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर के क्या कोई खबर है, कोई हलचल है? किसान आंदोलन को लेकर के, जैसे सासाराम नज़दीक में हमारे यहाँ पड़ता है जी, आज कई एक दिन से जैसे यहाँ धरना पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ कलेक्टर के सामने कई एक दिन से धरना पर लोग बैठे हैं, कई एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। और जो मजदूर है वहाँ का, तो मजदूर भी अपना ये देख रहा है कि ये जो मुनाफा की व्यवस्था में ये जाने वाले हैं खेती, तो अब मुनाफा में मजदूरों को ही भी उसी चक्की में पिसना है। इसलिए अभी तो 3 कानून की बात हो रही है कि ये काला कानून वापस लो। इस काला कानून वापस लेने के बाद ये पूरा व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी और ये पूरा व्यवस्था परिवर्तन होगा। जब तक ये पूरा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारे दादा उतरे रोड पर, हम उतरे, हमारे बाप उतरे, आने वाले हमारे पीढ़ी उतरते रहेंगे। जब तक ये व्यवस्था रहेगा तब तक। इसलिए अब व्यवस्था परिवर्तन की बात हो और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई अब शुरू होगा ये काला कानून के बाद। काला कानून के बाद, हाँ, क्योंकि काले ये जो कृषि कानून है उसके बाद अब ये 4 लेबर कोड आए हैं जिसमें सारे श्रम कानूनों को खत्म कर दिया गया, उसको भी लेकर के हलचल है। हाँ, उसको लेकर के हम लोग जब 4 लेबर कोड बिल लाए, उसको लेकर के हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया, गांव देहात में भी, शहर में भी, और इसके लिए सेमिनार हम लोगों ने गुजरात में भी किया, दिल्ली में भी किया। और इसको हम लोग जोड़ते हैं इस आंदोलन से। सरकार की यह नीति है कि तीनों लेबर कोड के माध्यम से गरीब और छोटे किसानों का संपत्ति हरण करके मजदूर बनाया जाए और उनको एक बड़े श्रम वाहिनी के रूप में खड़ा किया जाए, कारपोरेट घरानों को लुभाने के लिए कि सस्ते में श्रम हम दे रहे हैं, तुम यहाँ आकर के इनके श्रम को लूट करके अपनी तिजोरी को भरो। लेकिन वो जानती है सरकार कि जहां श्रम का शोषण होगा, झंडा बुलंद होगा, विरोध होगी, लड़ाई होगी। इसलिए इस विरोध को दबाने के लिए पहले से ही वो 4 श्रम कानून लाया है, 44 श्रम कानून को खत्म करके। जो वो 44 श्रम कानून मजदूरों के हित में था वो खत्म करके कारपोरेट पक्षीय 4 श्रम कानून लाया कि जब यह विरोध करेंगे तो उनको हम हाथ पैर बांध देंगे, इनको बोलने का जुबान बांध देंगे, उनको जनतांत्रिक राइट्स है वो खत्म कर देंगे, ये आंदोलन नहीं कर पाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ जो ये कहना चाहते हैं और दिखाई दे रहा है कि जो श्रम कानून और कृषि कानून ये दोनों एक ही साथ संसद सत्र में पास हुए थे। 24 घंटे के अंदर में 3 श्रम कानून को ख़त्म करके पास करा दिया गया राज्यसभा से, और 3 लेबर कोड, एक लेबर कोड पहले पास हुआ था 2019 में कोड ऑन वेजेस पे, और 3 और लेबर कोड पास कराए गए थे, वो भी ज़बरदस्ती से पास कराए गए थे 29 श्रम कानूनों को ख़त्म करके। तो कहना यह है कि एक बहुत बड़ी आबादी जो अभी किसी तरह आजीविका चला रही है खेती किसानी में, उसको मजदूर बना दिया जाए, और जब वो मजदूर बन जाएगा तो उसको उसके श्रम कानून को छीन लिया जाए ताकि वो अपना यूनियन न बना पाएँ, अपने वेतन के लिए बार्गेन न कर पाएँ। तो ये एक पूरी रणनीति है, और ये अगर लड़ाई इसलिए भी मजदूर वर्ग इस लड़ाई को बहुत ही अपने बहुत करीब समझता है कि ये लड़ाई अगर जीती जाती है तो अगली लड़ाई लेबर कोड पर होगी, श्रम कानूनों पर होगी, और जो बहुत बड़ी आबादी 46 करोड़ आबादी इस देश में अभी भी मजदूर है, अभी भी क्या मजदूर है, वो बिल्कुल उसमें से 94% असंगठित क्षेत्र में है जो 6-7 हज़ार से 10,000 रुपए में नौकरी कर रही है। तो ये हालात हैं, और उसी का ये शायद इशारा कर रहे हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी। आप लोग बने रहिए वर्कर्स यूनिटी फेसबुक के साथ, यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, और बाकी खबरें देखने के लिए workersunity.com जाइए। नमस्कार।